This conference will now be recorded. मेधा 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 ऑनलाइन आছিস मेधा সামনে নেই বোধহয়। সে গেল কোথায়? হয়তো নেই।
हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं आपको प्रेजेंटर कर दिया तो आप एक बार स्क्रीन देख लीजिए। विजिबल स्क्रीन? हाँ सर दिख रहा है स्क्रीन। और कोई आ रहा है? सिर्फ 12 लोग। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो शुरू करते हैं। आज लग रहा अटेंडेंस कम ही रहेगा।
तो असाइनमेंट में किसको किसको दिक्कत हुआ और क्या दिक्कत हुआ? सिर्फ एक या दो लोग ने सबमिट किया था असाइनमेंट? सर आज का असाइनमेंट नहीं हुआ। क्यों? सर मेरा घर में थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसीलिए नहीं हुआ आज। ओके, सर संडे या मंडे को हम करके दे देंगे आपको। ठीक है, तब इसका सॉल्यूशन बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। आप लोग सर ट्राई हाँ कर सर। दीजिए इसको। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो आज क्या करते हैं हम? अब तक जितना हुआ उसमें से किसी को कुछ डाउट इनहेरिटेंस में या? सर एक बार हाइब्रिड इनहेरिटेंस समझा देंगे? समझा देते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, बस मिक्सचर ऑफ इनहेरिटेंस है। मतलब अगर मल्टीपल और हायरार्किकल उस तरह का इनहेरिटेंस बहुत सारा मिक्स हो जाता है एक साथ, तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, ये स्कूल क्लास है एक, यहाँ जो स्टूडेंट है ये स्कूल को इनहेरिट कर रहा है, ये जो स्टूडेंट 2 है ये भी स्कूल को इनहेरिट कर रहा है। तो एक बेस क्लास को दो डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है, तो ये कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस हुआ? सर ओके सर। मल्टीपल हुआ, और यहाँ पे आपका ये जो स्टूडेंट 3 है ये आपका स्टूडेंट 1 को भी इनहेरिट कर रहा है और ये स्कूल को भी इनहेरिट कर रहा है, तो ये हाइब्रिड हो गया। ओके सर। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग करेंगे इनकैप्सुलेशन। किसी को आइडिया इनकैप्सुलेशन क्या होता है? सर नो सर। ठीक है, तो देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या है। Using object-oriented programming in Python, we can restrict access to methods and variables. This prevents data from direct modification, which is called encapsulation. मतलब यहाँ बोल रहा है कि आपका इनकैप्सुलेशन क्या है। आप कोई भी मेथड या कोई भी वेरिएबल जो होता है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कोई नॉर्मल आदमी जिसको मतलब चेंज नहीं कर सकता है नॉर्मल तरीके से। तो इसी प्रोसेस को हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। In Python, we denote private attribute using underscore as prefix, that is single or double underscore. Python में प्राइवेट एट्रीब्यूट्स या प्राइवेट वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका आप वैल्यू ऐसा चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका प्राइवेट एट्रीब्यूट। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? सिंगल अंडरस्कोर या फिर डबल अंडरस्कोर से। जैसे कि यहाँ अगर करके दिखाएं, आप कोई भी ऐसे नॉर्मल वेरिएबल बनाए, a is equals to 5, ये आपका हुआ नॉर्मल वेरिएबल। अगर आपको प्राइवेट वेरिएबल बनाना है तो आप लिखेंगे अंडरस्कोर a या फिर डबल अंडरस्कोर a is equals to 9, ऐसा कुछ भी। तो ये आपका प्राइवेट हुआ। इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इनकैप्सुलेशन का कि क्या यूज है प्राइवेट का। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। यहाँ पे आपका क्या है, एक क्लास है कंप्यूटर जिसके अंदर में एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक मैक्सिमम प्राइस नाम का वेरिएबल है, और यहाँ देखेंगे कि ये मैक्सिमम प्राइस जो है इसके आगे में डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है जिसका वैल्यू ये लोग सेट किया 900। फिर उसके अंदर में दो मेथड है, एक सेल मेथड और एक सेट मैक्स प्राइस मेथड। तो यहाँ जो सेल मेथड है वो क्या कर रहा है कि प्रिंट कर रहा है आपका इस मैक्स प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन यूज करके हम लोग मैक्स प्राइस को प्रिंट करा रहे हैं, और ये सेट मैक्स प्राइस क्या कर रहा है, इसका वैल्यू चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए कंप्यूटर क्लास का, और ये सेल मेथड को कॉल किया। सेल मेथड क्या करता है, डिस्प्ले करता है। यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, 900। तो उसके बाद क्या किया हम लोग, ऑब्जेक्ट को यूज करके
के इस एट्रीब्यूट का वैल्यू चेंज करने का कोशिश किया, दैट इज 1000। तो फिर से हम लोग प्रिंट कराएं, तो फिर आउटपुट क्या आया 900। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ। मतलब आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट यूज करके नॉर्मली आप इसको चेंज कर सकते थे अगर ये प्राइवेट नहीं होता तो, लेकिन ये प्राइवेट है इसलिए वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ये 900 ही रहा। बट अब हम अगर इसके अंदर जो मेथड है, इस मेथड से हम इसका वैल्यू चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या किए, इस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को एक्सेस किए और उसमें ये वैल्यू पास करा दिए 1000, और ये वैल्यू यहाँ पे सेट हो जा रहा है इस एट्रीब्यूट का। उसके बाद अगर प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आपका 1000। इसको करके देख लेते हैं एक बार। देखिए ये ऐसे ही आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ क्या करेंगे, इसको प्राइवेट हटा देते हैं, प्राइवेट हटा दिया, अब ये नॉर्मल वेरिएबल हो गया। अगर अभी इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे, ये क्यों हो रहा है, ओह ओके, हाँ अभी यहाँ अगर वैल्यू देखेंगे, यहाँ देखिए ये हम ऑब्जेक्ट को यूज करके इसका वैल्यू चेंज किए, तो यहाँ ये वैल्यू चेंज हो गया, 1000 हो गया सेकंड वाले में। बट अगर इसको वही प्राइवेट कर देते हैं तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग सिर्फ इसको यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या समझे, in the above program we defined a computer class. We used init method to store the maximum selling price of a computer. We tried to modify the price, however we can't change it because Python treats the max price as private attribute. As shown, to change the value we have to use a setter function, that is set max price, which takes price as parameter. यहाँ पे हम लोग ये setter function, इसको हम लोग बोलते हैं setter function, जो कि ये वैल्यू को चेंज कर सकता है। आसान शब्द में अगर बोला जाए तो कोई भी क्लास है, अगर उसके अंदर कोई भी प्राइवेट एट्रीब्यूट है, अगर हमको उसका वैल्यू चेंज करना है तो उसका वैल्यू सिर्फ वही मेथड या फंक्शन चेंज कर सकता है जो उस क्लास का मेंबर है। बाहर मतलब इस क्लास के बाहर अगर कोई इसको चेंज करने का कोशिश करेगा तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। सिंपल। जैसे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करके चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा है। बट नॉर्मली अगर चेंज कर रहे हैं यहाँ से इस मेथड को यूज करके जो कि इस क्लास का मेंबर है, तो ये वैल्यू चेंज हो जा रहा है। समझे? कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकैप्सुलेशन आप लोग कहोगे, अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसी को पता है, नाम सुना है, कोई आइडिया? ठीक है, बताते हैं। सर पॉलीमॉर्फिज्म इज मतलब एन सेम टाइप एबिलिटी होता टू है यूज लेकिन अ सर कॉमन मल्टीपल इंटरफेस फॉर फॉर्म होता मल्टीपल है सर। फॉर्म। हाँ, तो polymorphism is an ability to use a common interface for multiple forms, that is data types. Suppose we need a color a shape. There are multiple shape options: rectangle, square, and circle. However, we could use the same method to color any shape. This concept is known as polymorphism. मतलब यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक शेप दे दिया है और उसका आपको कलर चेंज करना है, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, उसका कोई भी एक मेथड बना लेंगे जिसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत सारा ऐसा अलग अलग शेप्स दे दिया है जिसका आपको कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वो एक ही जो मेथड है जो कलर सबका चेंज कर रहा है, वही उसी को यूज करके आप सबका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यही चीज होता है पॉलीमॉर्फिज्म में। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक क्लास है पैरेट नाम का, इसमें एक फंक्शन है फ्लाई और एक फंक्शन है स्विम। यहाँ पे लिखा पैरेट कैन फ्लाई, पैरेट कांट स्विम। और एक फंक्शन है पेंगुइन। यहाँ पे क्या है, सेम आपका मेथड है फ्लाई और स्विम,
बट यहाँ पे प्रिंटिंग में अलग आपका आउटपुट है, पेंगुइन्स कांट फ्लाई एंड पेंगुइन्स कैन स्विम। तो यहाँ पे इसको पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करने के लिए यहाँ एक कॉमन इंटरफेस बनाया गया है, जिसको आप बोल सकते हैं कॉमन मेथड। और ये जो मेथड होगा ये आपके क्लास के अंदर नहीं होगा, ये क्लास के बाहर है, दोनों क्लास के बाहर है, ताकि दोनों क्लास इसको, मतलब ये दोनों क्लास को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, सॉरी इनहेरिट नहीं कर रहा है, ये पैरामीटर है बर्ड। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए पहले दोनों क्लास का, ये पैरेट का ऑब्जेक्ट बना और ये पेंगुइन का ऑब्जेक्ट बना। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, जो कि पैरामीटर में ये वैल्यू ले रहा है जो हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पैरेट का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो ये उस ऑब्जेक्ट का मेथड को कॉल करेगा। जैसे ये फ्लाई मेथड है, अगर आप नॉर्मल इसको करके दिखाते हैं अच्छे से समझ में आएगा। इसको अगर हम कमेंट कर दें, इसको अगर हम कमेंट कर दें, नॉर्मली हम क्या क्या करेंगे, ये दो आपका क्लास बना, दोनों को ऑब्जेक्ट बना है, और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लेके फ्लाई को कॉल करते हैं तो क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या लगता है? चलिए देख लेते हैं। पैरेट कैन फ्लाई, यहाँ आ रहा है पैरेट कैन फ्लाई, बट अगर अच्छा ओके, यहाँ पे भी आउटपुट वही आ रहा है, लेकिन पाइथन में आपका पॉलीमॉर्फिज्म के लिए ये इंटरफेस, कॉमन इंटरफेस बनाना होता है जिससे ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आई थॉट इट विल ओवरराइड, बट यहाँ ओवरराइड नहीं हो रहा है। सो ओके, हाँ तो यहाँ पे बेसिकली यही है पॉलीमॉर्फिज्म में, कि आप नॉर्मली जैसे सेम नाम का अलग अलग क्लास में फंक्शन या मेथड बना सकते हैं, और उसको आप कॉमन इंटरफेस अगर यूज करके चेंज या एक्सेस करते हैं तो इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। In above program, we defined two classes, parrot and penguin. Each of them have a common fly method. However, their functions are different. To use polymorphism, we created a common interface that is flying test, which is this one. तो यहाँ पे ये फ्लाइंग टेस्ट नाम का जो कॉमन इंटरफेस है, यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, which calls fly method. Thus, when we pass blue and peggy object in the flying test function, it ran effectively. मतलब ये कुछ नहीं है, बस आपको एक कॉमन इंटरफेस बना देना है और उसको यूज करके आप कोई भी मेथड को एक्सेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल। इसमें कोई डाउट? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, अभी तक जितना पढ़ा है उससे से रिलेटेड है। तो आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन चैट में क्वेश्चन का नंबर देना है और डॉट देके जो ऑप्शन आप लोग को लग रहा है करेक्ट है वो आप लोग को वहां लिखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं।
Which of the following best defines a class? आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं। जैसे आपको अगर लगता है कि ऑप्शन डी है तो 1.d लिख दीजिए, या जो भी ऑप्शन लगता है क्वेश्चन नंबर डॉट ऑप्शन। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ओके, एक आंसर आया। सर सी की जगह में सर गलती से डी दे दिया सर। ओके, चलिए तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। इसका सही आंसर होगा ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हम बताया थे जब स्टार्ट किए थे कि क्लास क्या होता है, आपका ब्लूप्रिंट होता है। इट्स लाइक अ फैक्ट्री जहां से आपका ऑब्जेक्ट जो निकलता है वो आपका उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a feature of OOP in general definition? Code reusability, modularity, duplicate or redundant data, efficient code. Okay. ठीक है, जितने लोग आंसर किए अभी तक, सही आंसर यही है, सी, डुप्लीकेट और रिडंडेंट डेटा। रीजन बता सकता है कोई? ऑप्शन सी क्यों है? रिडंडेंट डेटा क्या होता है? एनीवन? हाँ आंसर ठीक है, बट आंसर ये क्यों है?
रिडंडेंट डेटा का मतलब क्या होता है? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बताइए, साइज ऑफ अ क्लास इज डैश। हाँ, आप लोग लिखे हैं 3 का डी। एस अरविंद जी बताइए आप, रीजन इसका क्या है, साइज क्यों नहीं होता है क्लास का? कोड हम लोग लिख रहे हैं तो कुछ तो ऑक्यूपाई कर रहा होगा ना जगह। अभिनंदन कुमार, रीजन बताइए, डी क्यों है? सही आंसर डी है, ठीक है। डी क्यों है? कोई भी, किसी को रीजन पता है? सर क्लास में सर ऐसे कोई नहीं है तो कि साइज इतना होगा कि साइज इतना नहीं होगा सर। हाँ सर। उसमें तो सर इम्पॉर्टेंट नंबर साइज ऑफ ऑफ द ऑब्जेक्ट ही तो डिफाइन होता ना सर। कैसे? क्लास में तो साइज साइज ऑफ अ क्लास तो ऑप्शन डी होगा, क्लासेस डजंट हैव तो साइज नहीं होना, वरना ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होगा सर? मतलब ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होगा? क्लियरली बताइए क्या बोल रहे हैं, समझाइए थोड़ा। मतलब आप बोल रहे हैं क्लास में जो भी वेरिएबल और मेथड्स है उसमें कोई साइज ऑक्यूपाई नहीं करता वो लोग।
हेलो हाँ बताइए सर। अभिनंदन। सर उसका कोई आकार तो होता नहीं है वास्तव में। एक्चुअली वे में भी शायद जो कोई वस्तु या कुछ बनाते हैं हाँ तो शायद अच्छा ठीक है बताते हैं। एक्चुअली यहाँ क्या होता है कि क्लास का खुद का कुछ ऐसा साइज या स्पेस नहीं लेता है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट इंस्टैंशिएट करते हैं उस वक्त उसके अंदर जितना भी वेरिएबल्स है, जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका साइज रन टाइम मतलब ऑब्जेक्ट बनाने समय वो साइज मेमोरी में एलोकेट होता है। तो इसलिए क्लास का खुद का साइज नहीं होता है बट ऑब्जेक्ट का साइज होता है। इसीलिए यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तभी ना होता है ना। हाँ ये बताइए विच डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है आप लोग यहाँ पे ए बोले हैं, देखते हैं। सही है, ये इजी था। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सा है, बता दीजिए। हाउ मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एक्सेस्ड। इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, ये तो इजी है। सही जवाब जो लोग ए बोले हैं, यूजिंग डॉट ऑपरेटर और पीरियड सिंबल जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following should be encapsulated? The data which is prone to change in near future, the data prone to change in long terms, the data which is intended to be changed, the data which belongs to some other class. Encapsulation किसके लिए यहाँ पे जरूरी है?
देखते इसका आंसर क्या है आगे। आंसर ए सही है। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्यों यूज होता है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। तो आपको अगर लगता है कि फ्यूचर में जाके कभी कोई उसको चेंज करने का कोशिश कर सकता है या उसके चेंज होने से आपको दिक्कत हो सकता है और आप सिर्फ उसको तभी चेंज करना मतलब कोई पर्टिकुलर लोग ही चेंज कर सके उस डेटा को, तो उसको हम लोग इनकैप्सुलेट करते हैं। तो यहाँ पे द डेटा विच इज प्रोन टू चेंज इन नियर फ्यूचर, उसको इनकैप्सुलेट करते हैं, जो नॉर्मल आदमी ना कर सके बट कुछ लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। सो वहां हम लोग इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following violates the principle of encapsulation almost always? ये इजी है, बताइए। सर दिखाई नहीं दे रहा ये है आप कॉमन क्वेश्चन। सेंस यूज करके भी बता ठीक सकते है हैं। सर। नंबर के आगे ऑप्शन लिखिए तो मेरे को भी समझ में आएगा। जैसे 7.A B C जो भी है, डॉट लगा के क्वेश्चन नंबर के आगे। ओके सर। बहुत लोग बी बोल रहे हैं, कोई बताएगा बी क्यों? मिताश्री आप बताइए, वाई ऑप्शन बी? स्वप्नमय घोष आप बताइए, बी क्यों होगा? ग्लोबल वेरिएबल क्यों? सर मैं सही नहीं हूँ, मैं अंदाजे सर ये किया है सर। ओके, अभिनंदन आपको पता है बी क्यों बोले आप? हाँ बट क्यों, रीजन क्या है? ग्लोबल वेरिएबल ही है, बट रीजन उसका ये होता है कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, वो ग्लोबल वेरिएबल किसको बोलते हैं पहले वो बताइए आप।
बेसिक में आप लोग वेरिएबल्स तो पढ़े ही थे, बताइए क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। सर ग्लोबल स्कोप मीनिंग आपको वॉइस ब्रेक हुआ, क्या बोले? ग्लोबल स्कोप। हाँ सर, मैंने बोला सर ग्लोबल स्कोप में वॉइस ब्रेक हो रहा। अ, हाँ, जैसा मेधाश्री भी बोली, इसको हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी मेथड, फंक्शन, कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, इसीलिए ये हमेशा आपका इनकैप्सुलेशन को वायलेट करेगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज। सो दैट्स व्हाई। जी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे तरफ पढ़ते हुए, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब। ये अभी पढ़े हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन अगर आपको पता होगा तो। यहाँ सिर्फ 4-5 लोग ही आंसर दे रहे, बाकी लोग आउट ऑफ 16 ओनली 5। एटलीस्ट दूसरों का आंसर देख के ही आंसर दे दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर ए जो लोग बोले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not true for polymorphism? It is feature of O, easy in readability of program, helps in redefining the same functionality, increases overhead of a function definition always.
ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। देवज्योति ने बी कहा और मेधाश्री, तन्मय और अरविंद ने डी। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्वियसली उप का कॉन्सेप्ट है, तो ये उप का फीचर है, तो ये नहीं होगा। ईज इन रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, काइंड ऑफ बड़े प्रोग्राम्स में ये आपके प्रोग्राम को इजी बना देता है पढ़ने के लिए, सो ये भी नहीं होगा। हेल्प्स इन रीडिफाइनिंग द सेम फंक्शनैलिटी, ये तो उसका डेफिनेशन ही है। सो बचा क्या, इंक्रीजेस ओवरहेड ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन ऑलवेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following best describes inheritance? Easy, बताइए। बहुत लोग डी बोल रहे हैं, देखते इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे किसी ने बी बोला था, कौन, स्वप्नमय घोष। यहाँ पे अगर डी ऑप्शन नहीं होता तो आप बी कह सकते थे, बट यहाँ जब बोला है कि यूजिंग द डेटा एंड फंक्शंस इनटू डेराइव्ड सेगमेंट, डेराइव्ड सेगमेंट क्या होता है, वो सेगमेंट जो बेस क्लास से डेराइव्ड है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी ये भी है। हाउ मेनी बेसिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर प्रोवाइडेड एज उप फीचर? ओके राहुल, आप बताइए कौन कौन से टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं? राहुल दत्ता। सप्तऋषि, आप बताइए कितने टाइप के इनहेरिटेंस, कौन कौन से, मतलब मेंशन देम। ओके, मेधश्री ने आंसर दे दिया। तो बेसिकली 4 तरह के ही होते हैं और एक हाइब्रिड होता है, तो उसको अगर गिनेंगे तो 5, बट यहाँ ऑप्शन में
4 था, तो सही आंसर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is correct for a hierarchical inheritance? सब लोग सी बोल रहे हैं, देखते हैं। चलिए, सही है। One base class can be derived into other two derived class or more. ये सही आंसर हुआ। अच्छा, आप में से कोई बता सकेगा मल्टीपल और मल्टी लेवल में डिफरेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है? सर हेलो। हाँ, बोलिए। सर मल्टीपल इनहेरिटेंस में तो क्लास तो डिराइव हो सकता है सर, वन और मोर बेस क्लास ऐसे तो डिराइव हो सकता है। और मल्टी लेवल में तो सर मल्टी लेवल में एक को तो हम सर मल्टी क्या? लेवल में तो सर एक बेस क्लास होता है और एक दूसरा सर डिराइव क्लास, उससे सर नया क्लास बनाते हैं। एक बेस होता है, एक डिराइव होता है, उससे हम नया क्लास बनाते हैं। हाँ सर। और मल्टीपल मल्टी लेवल मतलब? हाँ, कौन बोल रहा था, बोलिए। मल्टीपल में सर एक बेस क्लास होता है, एक सब क्लास होता है। अच्छा, और सर बस मल्टी इतना ही? एक बेस क्लास, एक सब क्लास मल्टीपल में। कौन बोल रहा था वैसे अभी? ठीक है, हम बता देते हैं। मल्टीपल में आपका क्या होता है कि एक डिराइव्ड क्लास होता है जो मल्टीपल पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है, तो वो होता है मल्टीपल। और मल्टी लेवल क्या होता है, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है मल्टी लेवल, तो उसमें क्या होता है, 3 लेवल होता है। एक आपका सबसे ऊपर क्लास होगा जिसको एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करेगा, सर बेस और क्लास जो थर्ड क्लास इंटरमीडिएट होगा क्लास और वो, डिराइव्ड क्लास होगा, मल्टी लेवल है। हाँ हाँ, तो अगर आसान आसान भाषा में समझाए तो एक बेस क्लास जिसको एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करेगा, और एक क्लास होगा जो उस डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट करेगा। तो अगर हमको
आपका बेस क्लास को एक्सेस करना है तो हम सबसे नीचे वाला जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यूज करके हम तीनों का मेथड या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पाते हैं। तो यही सिंपल सा एक डिफरेंस है मल्टीपल और मल्टी लेवल। थोड़ा रिवाइज करिए, अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If a derived class object is created, which constructor is called first? Base class constructor, derived class constructor depends on how we call the object, not possible. तो 2 लोग बी बोले हैं, बाकी 3 लोग बी बोले हैं, बाकी लोग ए। देखते हैं आंसर। सही आंसर ए है आपका बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। कोई रीजन बता सकता है क्यों बेस क्लास कंस्ट्रक्टर बी आंसर क्यों नहीं होगा? सर ये क्यों हो रहा है समझ में नहीं आया था। आंसर बोले हैं वो बताइए, ए क्यों होगा? अभिनंदन बोले डिस्क्राइब क्लास कंस्ट्रक्शन को ही सर बेस क्लास कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये डिस्क्राइब क्लास कंस्ट्रक्शन क्या होता है? और वो कंस्ट्रक्शन नहीं कंस्ट्रक्टर आई गेस आप लिखने का कोशिश कर रहे थे तो नहीं डेराइव क्लास उसको बोलते हैं जो इनहेरिट करता है बेस क्लास दैट इज पेरेंट क्लास को। तो ओके सो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है क्योंकि जब प्रोग्राम का आप अगर फ्लो भी देखें तो उसमें भी डेराइव क्लास जो होता है वो आपका जैसे ही वो क्लास को रीड करेगा कंप्यूटर तो वहां ब्रैकेट में आप देखेंगे कि इनहेरिट कर रहा है वो बेस क्लास को। तो वहां वो पहले उस क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, उसके बाद आपका बेस क्लास का मतलब डेराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है।
according to flow of program भी discuss are always coordinated. जी सही। ठीक है, अब एक आउटपुट वाला क्वेश्चन बताइए, इसका आउटपुट क्या होगा? क्या हुआ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है? थर्टी सेवन ऑप्शन में ही नहीं है। 37 ऑप्शन लिखिए, कौन सा ऑप्शन का बात कर रहे हैं? सिर्फ 2 लोग का आंसर आया अभी तक, बाकी लोग? जो लोग डी बोले हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं डी क्यों होगा, बाकी लोग को बता दीजिए। गेस क्या हो? ओके, तन्मय आप ऑप्शन डी क्यों बोले?
ठीक है, आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो रीजन कोई गेस करना चाहेगा? लाइक आंसर पता होने के बाद लोग को समझ में आ जाता है जनरली। इसलिए क्योंकि यहाँ आप जैसे देख सकते हैं ये a इज इक्वल्स टू ये a क्लास एक है जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ स्मॉल a बना है, और यहाँ कंस्ट्रक्टर में हम क्या पास कर रहे हैं इसका 5, तो ये नम में 5 आ रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उस नम में ओवरराइट करके वैल्यू 3 कर दे रहा है, और ये सेल्फ डॉट नम में वैल्यू 3 आ जा रहा है, और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है पहले 3, और दोबारा जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं तो इसका वैल्यू चेंज होके 7 हो जा रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आपका 7। सिंपल, कुछ हार्ड नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये इजी है। क्या वो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ओके, देखते हैं। और कोई? ठीक है, सब कोई बी बोल रहा है, देखते हैं आंसर क्या है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, जो लोग नहीं बता पाए हैं, हाँ, एक बुक नाम का क्लास है जिसका कंस्ट्रक्टर में ऑथर है, और यहाँ पे हम बुक का ऑब्जेक्ट बनाया है, कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग पास किए हैं वीएम शाह, जो कि ये ऑथर में गया है, और यहाँ क्या किए, एक बुक 2 नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें ये बुक 1 ऑब्जेक्ट को हम लोग असाइन कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईडी बुक 1 एंड बुक 2 विल हैव द सेम वैल्यू, मतलब हाँ वही, सिंपल। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा, और असाइनमेंट एक दे देंगे, वो कोशिश करिएगा करने का। सो अगर कोई डाउट नहीं है किसी को तो लीव कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर।